हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग यूनिट 8 कर रहे हैं, उसका सी पार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो देख लीजिए, इसका है ई इंक्लूज़न, यानी कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग करते हैं उसका समावेशन, उसके समावेश के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो ई लर्निंग है या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है उसका इंक्लूज़न क्या है। तो ई इंक्लूज़न का अर्थ होता है कि समाज के सभी वर्गों छात्रों को डिजिटल रूप से, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट के सुविधा से पढ़ाया जा रहा है, डिजिटल रूप से जोड़ना और उन्हें जानकारी से परिचित कराने की जो तकनीकी का हम लोग उपयोग करते हैं उससे उनको परिचित करवाना, तकनीकी स्किल को बढ़ाना, जो भी तकनीकी स्किल है उसको बढ़ावा देना, उसको बढ़ाना। सभी वर्गों के छात्रों, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, सक्षम हों या अक्षम हों, विकलांग हों, दिव्यांग हों, सभी तरह के बच्चों को और सभी लोगों को, समाज के सभी वर्गों की बात हो रही है, सभी को, छात्रों को, और जो भी आपके दिव्यांग हो गए या जो गरीब हैं, जो कि जिनके या पिछड़े गांव में रहते हैं, ऐसी फैमिली से आते जहां ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं या उनको तकनीकी का ज्ञान नहीं है, उन सभी को तकनीकी का ज्ञान कराना और उनको डिजिटल रूप से उनको जोड़ना। इसका यही मतलब है कि जो ई है यानी ई लर्निंग जो है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, उसमें सब में समावेशन उसका करना। तो सभी तरह के तकनीकी ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट और जो प्रौद्योगिकी की पहुंच है उसको सब तक सुनिश्चित करना कि सुविधाएं सभी तक पहुँचें और सब लोग इसका लाभ ले सकें और सभी इससे परिचित हों। तो सभी तरह की जो सभी लोगों तक तकनीकी जो है, टेक्नोलॉजी की पहुंच हो, इसी की बात यहाँ पे हो रही है। दूसरी है कि डिजिटल डिवाइड एजुकेशन, यानी कि जैसे आप देखते हैं कि जो डिजिटल एक गैप है वो ख़त्म किया जाए, यानी कि जिन लोगों को नहीं आता, तकनीक के बारे में जानकारी नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं, उनको इससे परिचित कराया जाए और जो बीच में एक इनके गैप है उसको हटाया जाए, जो डिजिटल डिवाइड है उसको हटाया जाए। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। और डिजिटल रूप से कार्य होने पर सोसाइटी में भी चेंजेस होंगे, ज्ञान का अच्छा संचार होगा। आप देखिए, आप लोग जाते हैं बैंकिंग में, देख लीजिए, चाहे आप रेलवे में टिकट आपको बुक कराना है, कहीं पे भी हर जगह डिजिटल रूप से हर कार्य होने लग गया है। आपको मनी ट्रांसफ़र कराना है, हर चीज़ डिजिटल हो गई है। तो पूरे समाज को, सभी वर्गों को, चाहे वो बच्चे किसी भी जाति वर्ग के हों, गरीब हों, अमीर हों या वो डिसेबल हों, उन लोगों को सबको डिजिटल रूप से जो ये टेक्नोलॉजी है उससे जोड़ना। इस पूरे टॉपिक का मतलब यही है कि एक तरीके से जो तकनीकी है या जो एक डिजिटल रूप से जो हम सबको परिचित कराएं और इस चीज़ का, जो इस स्किल का, तकनीकी स्किल को हम इन्हांस करें, इसी की यहाँ पे बात हो। इसको समावेशन करें, सब जगह उसको सम्मिलित करें। उसको ई इंक्लूजन का मतलब ही यही कि समावेश करना। ठीक है, चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। अब जो एप्लीकेशन है, यानी कि अनुप्रयोग हम कर रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का, सहायक जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अनुप्रयोग क्या है। अब हम लोगों ने जो 10 यूनिट पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिसेबल बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, वो किस तरीके से ये जो तकनीकी है उनकी शिक्षा में सहायता करती है, उनके ज्ञान को, उनकी लर्निंग को और बढ़ावा देती है। ठीक है, किस तरह से उनकी मदद करती है, उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक ऐसी डिवाइस है। ठीक है, अगर असिस्टिव टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो ऐसे डिवाइस या टेक्निक हैं या सर्विस हैं जो कि लर्नर की लर्निंग को, यानी कि उसके अधिगम को इन्हांस करते हैं और उनकी कैपेबिलिटी जो है, उनकी योग्यता को बढ़ाते हैं। और ये डील करते हैं दिव्यांग छात्रों से और जो एल्डरली या जो पॉपुलेशन है, जो बड़ी उम्र के हैं, उनको, जो जिनको मतलब कोई कार्य करने में दिक्कत है, उन लोगों से ये डील करता है। यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी ऐसे डिवाइस हैं, डिवाइस हम कहें या टेक्निक कहें या सेवा कहें, सर्विस कहें, जो कि लर्नर की लर्निंग को इन्हांस करती है, उनकी योग्यता को बढ़ाती है। और जो दिव्यांग बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं और जो बड़े उम्र के हैं, जिनको दिक्कतें हैं चलने में या और सब चीज़ों में, किस तरीके से एल्डरली जो पॉपुलेशन में कोई दिक्कत है
हैं, तो उनकी जो हेल्प होती है उसकी बात यहाँ हो रही है। तो दिव्यांग बच्चों को डेली लिविंग में देखिए कितनी दिक्कतें होती हैं। अगर वो चल नहीं पाते, प्रॉपर फंक्शन उनके जो ऑर्गन है नहीं करते हैं, तो उसमें दिक्कत है। वो ठीक से देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते, तो ऐसी डिवाइस को विकसित किया गया है जो कि उनकी सहायता कर सकें। तो दिव्यांग बच्चों को डेली जो लिविंग है, उनके कार्यों को, शिक्षा में जो प्रॉब्लम्स होती है, तो जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी उनकी हेल्प करती है और उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको हैंडल करने में उनकी मदद करती है। जैसे कोई बच्चे सुन नहीं पाते हैं तो उनको डिवाइस दिए जाते हैं, हेयरिंग के डिवाइस होते हैं, सुनने के डिवाइस होते हैं। और जो बच्चे अब जो विजुअल रूप से बच्चे देख नहीं पाते, तो उनकी जो एक ब्रेल लिपि होती है जिसमें उभरे हुए शब्द हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। और जो बच्चे अगर मान लीजिए कि वो सुन नहीं पाते, तो हेयरिंग डिवाइस है। और अल्टरनेटिव और मॉडिफाइड कीबोर्ड होते हैं, जिसमें कि अगर वो पुश करते हैं, एक तो उसमें उभरे हुए शब्द होते हैं, अगर पुश करते हैं तो उसमें साउंड भी आता है। तो स्क्रीन रिकॉर्डर होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। तो इस तरीके से असिस्टिव जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसे बच्चों की जो मदद करती है, उसी के अनुप्रयोग के बारे में यहाँ पे बताया, जो कि हम डिटेल में यूनिट 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग। अब जो हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है। अब हम अगर किसी मार्केट में कोई सामान भी खरीदने जाते हैं, तो हम पहले उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि कितनी टिकाऊ होगी, या इस कंपनी का, अगर हम कंपनी को भी देखते हैं कि इस कंपनी की चीज़ें बहुत टिकाऊ होती हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ये हमारी आवश्यकताएं, हमारी नीड है, उसको कितना फुलफिल करेगी। तो अगर हम ई लर्निंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं उसकी क्वालिटी क्या है। कि अगर मतलब कि जो भी सर्विस हम ले रहे हैं ई लर्निंग में, या जो प्रोडक्ट हम जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं ई लर्निंग में, उसका जो यूज़ क्या है, क्या वह हमारे उद्देश्यों को फुलफिल कर पाएगी, कितना हम उसको यूज़ करते हैं, और कितना हम उनकी उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं हम ई लर्निंग में देखते हैं। जब ई लर्निंग हम करने जाते हैं, तो हम देखते हैं जो सर्विस हम ले रहे हैं, जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे उद्देश्यों को कहाँ तक फुलफिल कर रही है। कोई भी चीज़ हम लेने जाएँ, कुछ भी अगर हम चुनने जाते हैं, तो पहले उसकी क्वालिटी को देखते हैं, ठोक बजा के देख लेते हैं कि यह चीज़ जो है ये हमारे लिए कितनी उपयोगी होगी, या कहाँ तक हमारे लिए टिकाऊ रहेगी। तो यहाँ पे ई लर्निंग की बात हो रही है, तो ई लर्निंग में हम ये देखेंगे कि जो ई लर्निंग है ये कहाँ तक हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है, हमारी जो नीड है, जो हमारी आवश्यकताएं हमको कहाँ तक पूर्ति कर रही है। ठीक है, तो इसकी बात यहाँ पे हो रही, इसकी क्वालिटी की बात हो रही है। अब ये जो क्वालिटी है इसको मेज़र कैसे करते हैं, मेज़र की देखिए बच्चों, अब इसमें आपकी देखिए इसकी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका है। तो ये क्वालिटी कैसे मेज़र करेंगे, कैसे मापेंगे, उसको देख लीजिए। तो इसकी टेस्टिंग होती है, एक होता है GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसमें कलर और विजुअल एलिमेंट्स को देखते हैं। ठीक है, फिर है फंक्शन, फंक्शन होते, फंक्शन से एक टेस्टिंग फंक्शन की होती है, उसमें बटन्स हैं, लिंक हैं, और ऐसे ही और भी ऑडियो हैं, इन सबको देखते हैं। फिर ऑनलाइन जो लर्निंग में जो वीडियो है, अब ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, तो उसमें देखेंगे जो वीडियो है, अगर वो बफरिंग तो उसमें नहीं हो रही, वो जो आप देख रहे हैं, जो वीडियो सुन रहे हैं, उसमें ऑडियो उसकी सुनाई पड़ रही है ठीक से, या वीडियो आपको ठीक से प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ठीक दिखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप देखते हैं, टेस्टिंग पहले करते हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग में जो वीडियो छात्र यूज़ कर रहे हैं वो सही से दिख रहा है, आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही, ये सब चीज़ें हम लोग उसकी गुणवत्ता में देखते हैं, टेस्टिंग करके पहले देखते हैं। और यूज़बिलिटी कितनी है, वो हमारे लिए उपयोगी कितनी है, इस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो अगला टॉपिक है आपका सिस्टम क्वालिटी की बात होगी यहाँ पे। अब जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं ई लर्निंग का, या हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, ये सिस्टम, अब सिस्टम जब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है। तो वो सिस्टम बात है, यहाँ पे सिस्टम की बात हो रही है कि जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं ई लर्निंग में, उसकी क्वालिटी क्या है। अब इसकी क्वालिटी के मापन से अर्थ है
कि जो ई लर्निंग के संपूर्ण प्रक्रिया के कार्य, यानी कि जो ई लर्निंग हमारी हो रही है उसका जो संपूर्ण प्रोसेस है, प्रोसेस के कार्य और उसके जो प्रभाव है उससे कितना इफेक्टिव है, वो सिस्टम कितना इफेक्टिव है, उसके प्रभाव को मूल्यांकन उसका किया जाता है, उसको शामिल किया जाता है। सिस्टम की गुणवत्ता का मापन का अर्थ है कि हम जो इच्छित परिणाम उससे चाहते थे, उस सिस्टम से, ई लर्निंग के प्रोसेस से, ई लर्निंग के सिस्टम से जो हम अपना परिणाम चाहते, जो उद्देश्य चाहते थे, वो जो हमारे पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ई लर्निंग के प्रयोग से हमको वो सारे परिणाम जो हम चाहते थे कि हमारी ये चीज़ें पूरी हों, ये कंसेप्ट हमको समझ में आए, ये चीज़ हमको समझ में आए, वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये और ये सब चीज़ें हम देखते हैं। और ये हमें फीडबैक भी देता है, उपयोगिता प्रभाव से हम ही जान सकते हैं। जब हमको फीडबैक मिलता है, कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो हम ज़्यादातर उसका रिव्यू लेते हैं कि उससे हमको पता चलता है कि हाँ, उसका जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं, जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसके फीडबैक से हमको पता चलता है उसकी उपयोगिता कितना उपयोगी है या कितना उसका प्रभाव है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। अब इसके मापन के तरीके क्या है, इसको कैसे मापते हैं? तो देखिए इसके हैं, पहला इसका मापन का तरीका है जो फ्रंट एंड एनालिसिस करते हैं, दूसरा है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करते हैं, तीसरा समेटिव इवेल्युएशन करते हैं, चौथा है मॉनिटरिंग ऑफ इंटेग्रेटेड एवोल्यूशन करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम इसमें मापन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिस्टम क्वालिटी, यानी कि जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, इसका मापन यहाँ पे होता है। चलिए आगे देखते हैं, इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? अगर हम साधारण रूप से देखते हैं तो इन्फॉर्मेशन क्या है? एक टीचर जब क्लास में आता है, वो किसी कंसेप्ट को हमको समझाता है, कोई सूचना हमको देता है, कोई ज्ञान हमको देता है, उसको भी इन्फॉर्मेशन ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ई लर्निंग की बात हो रही है, तो यहाँ ई लर्निंग के माध्यम से जो हमको ज्ञान, सूचना, जो भी कंसेप्ट समझाया जाता है, उसकी बात हो रही है। तो इन्फॉर्मेशन की सूचना, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षक छात्रों को कोई सूचना या डाटा या कंसेप्ट को देता है, उसकी बात हो रही है। ई लर्निंग में सूचना जो है वो शिक्षा के अभिग्रहण में एक प्रमुख कारक है। यानी कि ई लर्निंग में जो सूचना शिक्षा है, जो सूचना हम प्राप्त करते हैं, जो हम सीखते हैं ई लर्निंग में, वो शिक्षा के अभिग्रहण, शिक्षा को ग्रहण करने में हमारी एक प्रमुख कारक है। जैसे किसी भी सूचना, कोई भी सूचना, अब कोई भी सूचना, जैसे इन्फॉर्मेशन हम लेने जा रहे हैं या इन्फॉर्मेशन देने, अब टीचर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको क्या करेगा, किसी भी सूचना प्रणाली का पहले लक्ष्य को निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अगर हम सूचना देने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं तो उसको पहले लक्ष्य को निर्धारण किया जाएगा सूचना के पहले, फिर उसका पाठ्यक्रम, टीचर क्या करेगा, पाठ्यक्रम को देखेगा उसको कि पाठ्यक्रम करिकुलम क्या रखना है इसका, फिर पढ़ने और पढ़ाने के तरीके देखें, मेथड क्या अपनाएगा, फिर अधिगम जो सामग्री जो है उसकी, उसको देखेगा, संसाधन कौन से हैं उसको देखेगा, संवाद, वहाँ पे जो कन्वर्सेशन का, जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है उसको देखेगा, वितरण प्रणाली और छात्र और ट्यूटर तथा विभिन्न पक्षों का, फिर अंत में क्या होगा, अंत में मूल्यांकन होगा। ये सारे स्टेप इसमें देखे जाएंगे, किसमें, सूचना, जब एक सूचना प्रणाली का जब निर्धारण किया जाएगा तब ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। सबसे पहले लक्ष्य देखा जाएगा, फिर उसका पाठ्यक्रम या कार्यक्रम देखा जाएगा, तीसरा है पढ़ने और पढ़ाने के तरीके यानी कि मेथड देखे जाएंगे, चौथा है अधिगम सामग्री और संसाधन जो वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, जो भी सामग्री वहाँ अधिगम के लिए यूज़ हो रही है, जो भी सहायक सामग्री यूज़ हो रही है उसका देखा जाएगा, फिर कन्वर्सेशन जो है, जो कम्युनिकेशन होगा उसको देखा जाता है, वितरण प्रणाली देखी जाएगी, छात्र और ट्यूटर तथा विभिन्न पक्षों का फिर मूल्यांकन किया जाएगा। आदि जो चीज़ें हैं, सूचना माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता निश्चित की जाती है। चलिए ये आपका सूचना का हो गया, यानी कि इंफॉर्मेशन का हो गया। अगला आगे है जो आपका, वो है सिस्टम। अब सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सिस्टम के हम स्टेप पढ़ेंगे कि जो सिस्टम है हमारा, कोई भी सिस्टम है उसके स्टेप क्या क्या होते हैं, कोई भी सिस्टम है उसके स्टेप क्या क्या होते हैं। तो ई लर्निंग की जो संपूर्ण प्रक्रिया है,
ठीक है, या सिस्टम है उसके स्टेप क्या है उसको देख लेते हैं। तो सिस्टम के स्टेप क्या है? पहला स्टेप है लक्ष्यों का निर्धारण। कोई भी कार्य करने जाते हैं पहले हम लक्ष्य देखते हैं, हमारा इसको करने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्यों का निर्धारण सबसे पहले आप करेंगे। उसके बाद लक्ष्यों की प्राप्ति के माध्यम पर बल देंगे कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति हमें किस माध्यम से हो सकती है। फिर विभिन्न शिक्षण पद्धतियाँ जो हैं, जो भी मेथड हैं, जो भी तरीके हैं, उनको यूज़ करेंगे। उत्तम विकल्प का चयन करेंगे, कौन सा विकल्प यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, उत्तम विकल्पों का चयन करेंगे। आवश्यक सामग्री जो है आपको वहाँ पढ़ाने के लिए टीचर को कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है, आवश्यक जो सामग्री है उसका चयन करेंगे। फिर छात्र और शिक्षक जो हैं उनकी भूमिकाओं का वर्णन करेंगे, छात्र की क्या भूमिका या टीचर की क्या भूमिका, उनका वर्णन करेंगे। फिर अंत में हम मूल्यांकन पद्धति को स्थापित करेंगे। तो ये आपका हो गया सिस्टम। अब आगे देखते हैं सेवा, यानी कि सर्विस। अब सेवा आप अगर निजी जीवन में देखते हैं तो सेवा का मतलब आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ई लर्निंग की बात हो रही है। तो किसी व्यक्ति का या समूह की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, कोई व्यक्ति है या छात्र, यहाँ छात्रों की बात होगी, किसी व्यक्ति या समूह या छात्रों की पूर्ति करने, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जिस प्रणाली का, जिस सिस्टम को यूज़ किया जाता है उसी को ही सेवा कहा जाता है। ठीक है, उसे ही सेवा कहा जाता है। यदि हम शिक्षा में सेवा का अर्थ को देखें तो ई लर्निंग की जो नवीन प्रवृत्तियाँ आई हैं, जैसे आप देखते हैं यूट्यूब से आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग बहुत सी शिक्षा की वेबसाइट हैं उससे पढ़ते हैं, इंटरनेट से पढ़ते हैं, डिजिटल क्लासरूम होते हैं। तो ये जो नवीन तरह की तरीके हैं, नई नवीन तरह की पद्धतियाँ आई हैं, आप ब्लॉग से पढ़ते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये एक तरह की सेवा ही है, ये सेवा है, सर्विस है, ई लर्निंग की सेवा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि ई लर्निंग की नवीन प्रवृत्ति से शिक्षा को कंप्यूटर या अन्य तकनीकी के माध्यम से लोक सेवा के रूप में, जो सभी को उपलब्ध है, लोक सेवा के रूप में उपलब्ध कराए जाने से है। जैसे सेवा के रूप में आप ई लर्निंग में कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, डिजिटल क्लास रूम होते हैं, फेस टू क्लास और हाइब्रिड लर्निंग होती है। अगर हम नवीन प्रवृत्तियों की बात करें तो वायरलेस क्लासरूम होते हैं, शैक्षिक बहुत सी वेबसाइट है जहाँ से हम ई लर्निंग करते हैं, डीडीएच तकनीकी सेवा है जहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरीके की ये सब क्या है, ये सब एक तरह की सेवा है, सर्विस है ई लर्निंग में। चलिए अब आगे हम लोगों को जो मॉडल पढ़ना है वो है D&MIS सक्सेस मॉडल 2003। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको देखना आपको ज़रूरी है। इसमें देख लीजिए इसके कई नाम हैं, इस मॉडल के कई नाम हैं, इसके अल्टरनेटिव नाम हैं, देख लीजिए। जैसे इसको कहते हैं डेलोन एंड मैकलीन इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल, एक ये नाम हो गया। दूसरा है डेलोन एंड मैकलीन IS सक्सेस मॉडल। तीसरा है D&MIS सक्सेस मॉडल। ठीक है, तो ये इसके 3 नाम हैं इसी के, तो आप इसको देख लीजिए। अब आगे हम देखते हैं ई लर्निंग में, ई लर्निंग को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि D&MIS सक्सेस मॉडल भी है। इस मॉडल का सिद्धांत जो है, ये जो प्रिंसिपल है, 2 अमेरिकी विद्वान थे डेलोन, जिनके नाम से ये मॉडल है, डेलोन एंड मैकलिन, ये दोनों थे। और इसमें जो आप देखेंगे, इसमें देखिए जो 6 इंटर रिलेटेड डायमेंशन की बात की गई है, आयाम की बात की गई, जो कि इंटर रिलेटेड है, आपस में संबंधित हैं, उनकी बात हुई। तो पहला जो है डायमेंशन देखें तो पहला है सूचना की गुणवत्ता, इनकी इंफॉर्मेशन क्वालिटी देखेंगे। दूसरी है सिस्टम क्वालिटी देखेंगे। तीसरा है सर्विस क्वालिटी देखते हैं। चौथा आपका सिस्टम उपयोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उपयोग, सिस्टम का उपयोग कैसा हो रहा है, यानी कि इसको यूज़ करने का इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है आपका, क्या आपका उसका यूज़ करने का तरीका क्या है, मन क्या है या इंटेंशन क्या है। फिर पांचवा है उपयोगकर्ता की संतुष्टि, देखेंगे कितना सेटिस्फाई हो रहा है उसको यूज़ करके, क्या उसके कार्य पूरे हो रहे हैं, जो उसके उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, इसको देखेंगे। फिर 6 जो है कि शुद्ध प्रणाली लाभ, इनकी नेट सिस्टम बेनिफिट को देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग अभी चित्र के माध्यम से को समझेंगे। आगे अब देखते हैं, इसमें देखिए जो मेन डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, एक तो कुछ इसमें इंडिपेंडेंट फैक्टर हैं और कुछ इसमें डिपेंडेंट फैक्टर हैं। जो डिपेंडेंट फैक्टर हैं वो आपके हैं, वो आपका है नेट बेनिफिट,
पहला। दूसरा है इंटेंशन टू यूज़, तीसरा है यूज़र सेटिस्फेक्शन, 3 है इसमें। और देखिए फिर है आपका इंडिपेंडेंट जो फैक्टर है वो आपका है सिस्टम क्वालिटी, इंफॉर्मेशन क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी, ये 3 है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जो सिस्टम, अ सिस्टम कैन बी एवेल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिस्टम एंड सर्विस जो क्वालिटी है इसकी, इंफॉर्मेशन है या इसको हम मूल्यांकन करते हैं, इस सिस्टम का जब मूल्यांकन होता है तो इंफॉर्मेशन और सिस्टम और सर्विस के ऊपर होता है। दीज करेक्टर जितनी भी इनकी इंफॉर्मेशन की विशेषताएं, गुणवत्ता है, गुणवत्ता विशेषताएं जो हैं या सिस्टम और सर्विस की जो विशेषताएं वो अफेक्ट डालते हैं किस पे, सब्सिक्वेंट यूज़, सब्सिक्वेंट यूज़, इंटेंशन टू यूज़। जो इंटेंशन ही यूज़ करने पर उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं, यूज़र के सेटिस्फेक्शन पे इनका प्रभाव पड़ता है। और एज अ रिज़ल्ट ऑफ यूजिंग द सिस्टम, जब इसको यूज़ करते हैं इसको, तो इसका परिणाम जो होता है सर्टेन बेनिफिट विल बी अचीव, जो भी बेनिफिट हमें अचीव होता है, प्राप्त होता है, द नेट बेनिफिट, जो नेट बेनिफिट हमें प्राप्त होता है, विल, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो हमारे उद्देश्यों को पूरा कर रहा है ये पूरा सिस्टम, तो हमारे लिए पॉजिटिव है, उसका हम आगे भी यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो हम उसका क्यों आगे यूज़ करेंगे। तो जो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इसका जो नेट हमारे बेनिफिट में निकलता है इसका, इन्फ्लुएंस यूज़र सेटिस्फेक्शन, वो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है किसके, यूज़र के सेटिस्फेक्शन को, एंड द फर्दर यूज़, जो आगे वो यूज़ करेगा, अगर उसको फ़ायदा होगा, उसके जो उसके उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, तो उसको नेट बेनिफिट पूरा मिल रहा है तो वो यूज़ करेगा, अनदर फिर नहीं तो, या तो फिर बाद में नहीं करेगा। तो ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, अब हम इसको जरा चित्र के माध्यम से देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये। हाँ देखिए, इसमें देखिए पहले आपका देखिए इंफॉर्मेशन क्वालिटी दी गई है, फिर आपका सिस्टम क्वालिटी है, फिर सर्विस क्वालिटी है। अब जो इनकी गुणवत्ता, इन तीनों की क्वालिटी हम देख रहे हैं, इन तीनों की क्वालिटी को देखिए आप इसके माध्यम से देख रहे हैं कि यूज़र का इंटेंशन जो है, जो उसने इंटेंशन था उसको इन चीज़ों को यूज़ करने का, वो कहाँ तक पूरा हुआ है, जिस इंटेंशन से वो पूरा कर रहा था, इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहा था, क्या वो पूरे हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो यूज़र ने इन सब चीज़ों का यूज़ किया, आप इसके एरो के माध्यम से देख सकते हैं कि जो सर्विस क्वालिटी उसने यूज़ करी, सिस्टम क्वालिटी यूज़ करी या इंफॉर्मेशन क्वालिटी यूज़ करी, क्या उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या वो संतुष्टि उसको प्राप्त हो रही है, उससे सारे जो उसने उद्देश्य थे, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है उसमें देखी जाती, ये सब चीज़ें जो हैं आपने भी देखी हैं। ये जो 3 चीज़ें थी वो इंडिपेंडेंट थी और ये दोनों तो इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, फिर इन, अगर उसको इंटेंशन पूरा उसका पूरा हो गया, सिस्टम यूज़ हो गया, उसने अच्छी तरह से यूज़ कर लिया और उसको सेटिस्फेक्शन भी मिल गया, तो उसको फिर नेट सिस्टम बेनिफिट जो है उसका पूरा हो गया, पूरा बेनिफिट या नेट जिसको कहते हैं शुद्ध लाभ, ये आपका है कि शुद्ध लाभ जो है उसका वो पूरा हो गया। ये आपका है शुद्ध नेट सिस्टम बेनिफिट, यानी कि शुद्ध प्रणाली लाभ उसको मिल गया। तो ये आप, आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका, देखिए जैसे मैंने बताया है तो मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखिए इथिकल, अगला टॉपिक है इथिकल इशू, जो एथिकल इशू आ जाते हैं फॉर ई लर्निंग। जो ई लर्निंग हम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग करते हैं, ये जो टीचर हैं हम लोग को, ई टीचर यानी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से टीचर हमें टीच कर रहे हैं, वो जो टीचर्स हैं उनके साथ या लर्निंग और रिसर्च में जो ऐसे इशू आ जाते हैं, जो एथिकल इशू आ जाते हैं, यानी कि जो हमें क्या क्या नीतियों का पालन करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से ऐसे नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो जो ये मूल्यों की बात हो जाती है, यहाँ एथिक्स की बात हो जाती है, वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो हम लोग देखते हैं ई लर्नर जो है या ई टीचिंग जो है, ई टीचर है, ई टीचिंग जो हो रही है, रिसर्च में बहुत से ऐसे इथिकल इशू आते हैं जिनका ध्यान हमें रखना पड़ता है, रखना चाहिए। तो शैक्षणिक, देखिए अगर पॉइंट्स देखें, शैक्षणिक संसाधनों का कभी कभी ऐसा होता है कि अनुचित उपयोग हो जाता है, चाहे छात्र करें चाहे जो करें, वो शैक्षिक जो संसाधन उनको मिले हैं ई लर्निंग
से उसका वो अनुचित उपयोग कर लेते हैं, गलत उपयोग कर लेते हैं, दूसरे के कार्यों का अनादर करते हैं। जो उनको कंसेप्ट मिल रहा है, जो चीज़ें मिल रही हैं, जो भी मटेरियल उसका मिल रहा है उसको अनादर करते हैं, दूसरे के कार्यों का अनादर, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तीसरा है कंप्यूटर नैतिकता। जो कंप्यूटर की नैतिकता, कंप्यूटर या इंटरनेट यूज़ करने के कुछ नियम हैं उनका उल्लंघन करते हैं, यानी कि जो नेटिकेट्स कहते हैं उनका पालन नहीं करते हैं। कॉपीराइट और कॉपी संरक्षण का पालन की कमी है। जो कोई भी आपने अगर किसी चीज़ को डाला है, अगर यूट्यूब पे डालते हैं, कहीं भी आप कोई ब्लॉग डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो आपको कॉपीराइट एक तरीके से मिलता है। तो उस चीज़ का उसका संरक्षण नहीं होता, उसके संरक्षण या उसके पालन करने में कमी आती है। तो ये भी एक इशू है। एकेडमिक नियमों के पालन में भी कमी आती है। ठीक है। अब ई लर्नर को अगर हम देखें तो वो उसके लिए क्या क्या एथिकल इशू हो सकते हैं। कभी कभी वो डिसरिस्पेक्टिंग द वर्क ऑफ द अदर्स, वो दूसरों के जो कार्य हैं, दूसरे को वर्क है उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, मिस यूज़ करता है और डाटा का, जो डाटा उसको मिल रहा है ई लर्निंग के सहायता से, या प्रोजेक्ट मिल रहा है, या जो भी सेल्फ जो चीज़ें मिल रही हैं उसको वो मिसयूज़ करता है, उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहती, वो अनुचित भाषा का भी प्रयोग कर लेता है कभी कभी, जैसे है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब अगर हम टीचर्स का देखें, ई टीचर जो है उनकी ई टीचर की टीचिंग जो है उसमें देखें क्या इथिकल इशू होते हैं। तो सेंसिटिव इशू इन द क्लासरूम, यानी कि टीचर्स जो पढ़ाते हैं क्लासेस में, उनको देखिए जाति से रिलेटेड कोई इशू है, या आपका जैसे जाति है या धर्म है या राजनीति है, इस तरह के इशू पे अपना कोई ज़्यादा अपना जो मत है जो पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि भाव में बह जाएं तो वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सेंसिटिव जो इशू है उनको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे इशू पे अपने कमेंट या अपनी बातों पे ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, कि इससे जो उनको पढ़ाना है, राजनीति में जो तथ्य दिए गए वो पढ़ाइए। यहाँ पे अगर वो राजनीति को लेके, राजनीतिक इशू को ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव इशू हैं, उन पे अपना कमेंट उनको नहीं देना चाहिए। और लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस, कभी कभी टीचरों के अंदर इसको ई लर्निंग को लेके या तकनीकी को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, अपने सब्जेक्ट को लेकर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उसकी कमी होती है। तो तीसरा है इलीगल यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, जो भी इसको रिसोर्सेज मिले हैं उसका इलीगल यूज़ करते हैं। ठीक है। अब बीइंग सोशल लॉजिकल, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं हो जाना, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो जाना, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इमोशन वर्क एंड डीलिंग विद द डिस्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा भावुक भी नहीं होना है, बच्चों के साथ एक बैलेंस होकर व्यवहार करना है, किस तरीके से करना है, तो इन सब चीज़ों का देखना चाहिए। और अब रिसर्च एथिक्स देख लेते हैं, रिसर्च में क्या क्या एथिक्स होते हैं। तो आप देखेंगे कभी कभी चीटिंग हो जाती है। जे अब आप रिसर्च करने जाएंगे, पीएचडी करने जाएंगे, तो वहाँ पे भी इस तरीके की चीटिंग होती है। और दूसरा है आपका सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, उसमें प्राइवेसी है, प्रोटेक्टिंग डाटा जो उसमें से रिसर्च में करते हैं उसकी प्रोटेक्टिंग कैसे होगी, बूस्टिंग फ्रॉड, जो फ्रॉड हो जाता है उसको प्रिवेंशन करना, रोकना, फैकल्टी डाटा गैदरिंग, इसको भी इसकी तरफ ध्यान देना। और जो फॉल्सिफिकेशन, यानी कि जो झूठी चीज़ें हैं उनको हटाना, किस तरीके से जो भ्रमित करने वाला डाटा है उसको हटाना। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग रिसर्च के एथिक्स में देखते हैं। तो इन सिद्धांतों को फॉलो करना, किन सिद्धांतों को फॉलो करें, तो केयरफुल रहना चाहिए। कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई भी डाटा हम ले रहे हैं, कोई भी चीज़, किसी की एक तो चीज़ जो है वो हमको कॉपी नहीं करनी है, या हम कहते हैं कि किसी का डाटा हम लोगों को वो नहीं करना, चीटिंग नहीं करनी है। दूसरी है कि हम दूसरों के काम की रिस्पेक्ट करें, केयरफुलनेस रहें, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी की उसकी रिस्पेक्ट करें। तो बच्चों ये अब आपका जो सी पार्ट है वो बिल्कुल आज समाप्त हो गया है। तो अब हम डी पार्ट करेंगे आगे चल के। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप उसको बता सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।